परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज प्रातः का यह विशेष वेबिनार प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो विषय है वर्तमान समय अनुसार बहुत ही जरूरी विषय एलर्जी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हर घर में एलर्जी की समस्या देखी जाती है, तो आज हमारे साथ इस बात को बताने के लिए एलर्जी का क्या इलाज संभव है, हमें जो भ्रांतियां एलर्जी के संबंधित अपने मन में पाल रखी है उन भ्रांतियों के बारे में जानेंगे और बहुत सी बातें हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ आज विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव जी अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी सांखला से निवेदन करना चाहूंगा। अलका जी, आप गौरव जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। अलका जी सांखला। यस, सभी हाथ ऊपर करें एक बार। यस, ओम आराम, ओम आराम, ओम आराम। मोस्ट वेलकम डॉक्टर गौरव जी, मोस्ट वेलकम एंड मोस्ट वेलकम। सभी हाथ ऊपर करके उनका स्वागत करें। सभी को नम्र निवेदन, हाथ ऊपर करें और कहे वेलकम वेलकम एंड वेलकम। गौरव जी का स्वागत करते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है। एमपी के फिटनेस केंद्र और कल्याणम योग केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके बारे में जब पहली बार पता चलता है तो बहुत आश्चर्य लगता है कि ऐसे भी लोग हैं, और लगता है गौरव नाम इन्होंने सार्थक किया है। डॉक्टर के क्षेत्र में ये गौरव ही है, क्योंकि इनकी डिग्री देखेंगे तो आश्चर्य लगता है कि एक व्यक्ति कितना पढ़ सकता है। और रियली अगर अपडेट रहना है, रियली अगर डेप्थ में जाना है और कुछ देने का भाव है, तो हमें खुद को भी उतना ही समझना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए आज के जो डॉक्टर है, इनकी डिग्रियां पढ़ती जाऊंगी तो पढ़ती ही जाऊंगी, तो कितनी सारी डिग्रियां हैं। सबसे पहले एमबीबीएस तो किया है, उसके बाद एमएस ईएनटी, सबकी मेन प्रॉब्लम होती है ईएनटी, सबके प्रॉब्लम है, और इसमें अभ्यास करके आगे बढ़ना। डीएनबी भी हुए हैं और सीएमसी वेलोर से किया है। इनके क्वालिफिकेशन ऐसे है कि जो बढ़ते ही जाते हैं। और इनकी स्पेशलिटी हम अगर जानेंगे तो सबसे स्पेशल ये है कि ईएनटी के साथ में हेड और नेक, इन दोनों के विशेषज्ञ है। इसके साथ कैंसर के भी सर्जन है। इन्होंने महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्था सेवाग्राम से पहले अपनी स्नातक डिग्री तो ली है और स्नातकोत्तर डिग्री का कोर्स भी पूरा किया है। एनबीई उन्होंने दिल्ली से डिग्री हासिल की और उसके बाद डिग्री का सिलसिला चलता ही रहा है। और उन्होंने प्रतिष्ठित सीएमसी वेलोर संस्थान है, उसमें एलर्जी और अस्थमा का डिप्लोमा भी किया है। इनके पास 10 साल से अधिक अनुभव भी है। आप एक निदेशक भी है धंतोली में, क्यूटीजी ईएनटी एंड लेजर सेंटर के ये हेड भी है। तो इस प्रकार इनका काम तो बहुत है। कारपोरेट अस्पतालों से भी जुड़े हुए, मुझे ऐसा लगता है नागपुर और विदर्भ में ये नंबर 1 पे ही रहेंगे। टॉप में टॉप डॉक्टर एंड टॉप स्पेशलिस्ट होंगे, क्योंकि एलर्जी विषय आज ऐसा है कि सबका मतलब प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम है, कोई ना कोई एलर्जी है, पर वो क्लियर समझ नहीं पाते और उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होके गलत दवाई गलत डॉक्टर के पास जाते हैं। तो परफेक्ट व्यक्ति के पास जाना है, तो मुझे लगता है आज हमें इसकी बहुत जरूरत है। और इनकी स्पेशलिटी अगर हम जाने तो पुरानी जो मेथड है वो उन्होंने छोड़ दी है और नए अपडेट मेथड में आए। प्लाज्मा नाम की जो मेथड है, जो ऑपरेशन किया जाता है, वो बहुत अपडेट है और नया है। वो कैसा है वो खुद ही बता देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो एडवांस सर्जरी भी करते हैं ब्रेन की, परंतु वो नोट्स के थ्रू करते हैं। नोट्स के थ्रू करना ये एक स्पेशल विशिष्ट होता है। और ये कैसा होता है इतना डिटेल तो मैं समझ नहीं पाई, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। तो इस प्रकार हमारे डॉक्टर साहब अनेक विषयों से जुड़े हुए हैं और एलर्जी के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते हैं।
और ये सर्जन के साथ एंडोस्कोपिक सर्जरी भी करते हैं, क्लोबेक्शन असिस्टेंट सर्जर भी है। तो इस प्रकार ये डॉक्टर बहुत ही सुप्रसिद्ध डॉक्टर तो है ही। सद्भाग्य होता है कि जब साथीदार भी डॉक्टर, दोनों हाथ एक साथ, तब तो बनती है ना बात। तो डॉक्टर ईशा जी को हमने सुना भी है। तो डॉक्टर ईशा अग्रवाल इनकी जीवन साथी है। और ये विश्व से सबसे बड़ी जो नेटवर्क है, सबसे बड़ा नेटवर्क है, कौन सा है? BNI ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी ये सदस्य। तो इस प्रकार पति और पत्नी बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं और सेवा देने के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार इन्होंने बहुत सारा जो कुछ हासिल किया है वो आज हमें देना चाहते हैं। तो ये एक सितारों की तरह चमक रहे हैं डिग्री के क्षेत्र में और एलर्जी के क्षेत्र में और स्पेशलिस्ट के क्षेत्र में। तो ऐसे डॉक्टर मिलना हमारा सद्भाग्य है। तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है सब बहुत ध्यान से सुनेंगे। और आज अच्छा लगा और लगा कि और आवश्यकता है तो हम इनका लेक्चर वापस भी रख सकते हैं। तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर साहब, मोस्ट वेलकम ओम फ्रॉम आराम। एमपी के फिटनेस। ओम आराम। यस, एमपी के ओम आराम डॉक्टर फिटनेस साहब। एंड कल्याणम योग। यस नमस्कार। यस। नमस्कार आनंद सेठिया जी एंड अलका मैडम। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एमपी के क्लासेस का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट किया है। और सब लोगों को अवेयरनेस होना इन सब कॉमन चीज़ों की बहुत आवश्यक है, तभी वो उसका सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं और सही तरीके से उपचार पा सकते हैं। तो आज का हम विषय शुरू करते हैं। तो मेरा नाम डॉक्टर गौरव अग्रवाल है। मैं आज मेरी डिग्री के पीछे मत जाइए, पर मैं आज एक छोटे टॉपिक के बारे में हम सिर्फ बात करेंगे। वो छोटा टॉपिक एलर्जी। एलर्जी लोगों को उसके बारे में बहुत बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। किसी को भी किसी भी धूल में गया तो वहां पे छींके आना और बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो उन सबको लगता है कि वो एलर्जी है। वो असली एलर्जी है नहीं है, इस सब के बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है एलर्जी, मिथ्स एंड फैक्ट्स, और उसके लिए क्या सटीक टेस्ट किया जा सकता है और उसका उपचार। व्हाट इज एलर्जी? तो एलर्जी occurs when a person reacts to a substance in the environment that are harmless to most people। मतलब अगर कोई सा भी तत्व जो कि एनवायरनमेंट में है वो ऐसे उसे इन्फेक्शन नहीं होता, वो हार्मलेस है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर 100 लोग हैं तो 100 के 100 लोग उसके अगेंस्ट रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। इट इज अ हार्मलेस सब्सटेंस। लेकिन कुछ कुछ लोगों को उसकी वजह से प्रॉब्लम होते हैं। तो ऐसे हार्मलेस सब्सटेंस जो कुछ लोगों को एनवायरनमेंट में से रिएक्ट करते हैं उनको एलर्जन कहते हैं। और ये एलर्जन बहुत तरह की चीजें हो सकती है, जैसे कि डस्ट माइट। तो हम ध्यान रखेंगे जब हम डस्ट माइट की बात करते हैं तो ये धूल नहीं है, ये डस्ट नहीं है। डस्ट माइट एक प्रकार का कीड़ा होता है जो कि बहुत ही सूक्ष्म होता है और हमारे बिस्तरों के अंदर, कारपेट्स में, कर्टेन्स में इस तरह से पाया जाता है। ये डस्ट माइट कीड़ा जो है जब मरता है, जब हम बेड में रोल होते हैं या फिर हम कर्टेन्स को साफ करते हैं, कारपेट्स को साफ करते हैं, तो इसके अंदर की जो अंतड़ियां होती हैं जिसको हम जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं, वो एलर्जेनिक होता है। तो वो जब धूल बन के उड़ता है और वो सांस लेने में किसी के आता है, तब उसको अगर रिएक्शन उससे हुआ तो वो उसके अगेंस्ट सेंसिटाइज्ड है या फिर उसको उसके लिए एलर्जी हो सकती है। इस तरह से पेट्स, लोग कुछ घरों में जानवर रखते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, कुछ कबूतर है और दूसरे प्रकार के जानवर। तो इन जानवरों के जो फर रहते हैं, वो फर या फिर इनका जो मल मूत्र रहता है, वो भी कुछ लोगों के लिए एलर्जी होने का कारण बन सकता है। इसके अलावा पॉलन्स रहते हैं। पॉलन्स मतलब जो प्रजनन के लिए पेड़ों, ये फूलों के द्वारा निकलने वाले छोटे छोटे कण रहते हैं, ये भी कुछ लोगों को एलर्जी दे सकते हैं। तो अक्सर देखा गया है कि अगर किसी को पॉलन्स से एलर्जी है तो वो यूजुअली सीजनल रहती है, क्योंकि ये फूलों का जो है प्रजनन का एक सीजन रहता है। जब वो सीजन रहेगा उस समय में पॉलन्स की मात्रा एयर में अधिक रहती है और उसके कारण उनको एलर्जी हो सकती है। कुछ प्रकार के कीड़े भी रहते हैं, कुछ टिक्स, मोल्ड्स यानी फफूंद। अगर किसी के घर में सीलन आ गई है और उसके अंदर फफूंद लगी है तो वो भी एलर्जी का एक बहुत बड़ा कारण रह सकता है। कुछ लोगों को कुछ प्रकार के खाने से भी एलर्जी होती है।
उसके अंदर अक्सर बहुत सारी चीजें, अंडा है, दूध है और भी कई चीजें। इनफैक्ट सादा अगर किसी को पीनट्स है, काजू है, मूंगफली है, इन चीजों से भी एलर्जी हो सकती है। और कुछ लोगों को कुछ दवाइयों से भी एलर्जी होती है। इसी प्रकार एक दूसरी कंडीशन रहती है जिसको एटोपी कहते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास और वो बोलते हैं कि साहब हमारे घर में हमारी माता जी को भी है, हमारे पिताजी को भी ये तकलीफ है, हमारे दादाजी को भी ये थी, तो ये हमें जेनेटिक तो नहीं है। तो एटोपी ऐसी ही कंडीशन रहती है जिसमें थोड़ा सा इंसान की जेनेटिक टेंडेंसी रहती है एलर्जी डेवलप करने के लिए। तो हम ये पूरी तरह से नकार नहीं सकते कि एलर्जी होने के अंदर जेनेटिक का योगदान नहीं है, जीन्स का भी काफी हद तक योगदान रहता है। और जब इस तरह के जो ऑलरेडी प्री डिस्पोज्ड इंडिविजुअल्स रहते हैं, मतलब एटोपिक इंडिविजुअल्स, एटोपिक पीपल रहते हैं, वो जब एलर्जेंस को रिएक्ट करते हैं तो उनके अंदर ये सिम्टम्स जल्दी और ज्यादा मात्रा में आते हैं। तो कुछ प्रकार के सिम्टम्स कैसे रहते हैं, जैसे नाक से, आंख से पानी आना, चमड़ी के अंदर खुजली होना, जगह जगह रैशेज आना, और अगर ये बढ़ जाए तो ये अस्थमा का रूप भी ले सकते हैं। अगर हम एक एक करके जानना चाहें क्या मुझे एलर्जी सिम्टम्स हैं, क्या जो मैं ये सोच रहा हूँ ये सारी चीजें एलर्जी का स्वरूप ले सकती हैं आगे जाके, तो हमें इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। अगर हम नाक से रिलेटेड सिम्टम्स की बात करें तो उसके अंदर सबसे कॉमन है नाक का बंद होना। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारा नाक बार बार बंद हो रहा है, मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ है, मुझे एक बाजू से सांस लेने में ज्यादा तकलीफ है, या फिर मुझे कभी राइट से कभी लेफ्ट से तकलीफ होती रहती है, और कभी कभी तो ये बहुत बढ़ जाती है और मेरा सांस भी फूलता है और मुझे मुंह से सांस लेना पड़ता है, तो ये एक एलर्जी का सिम्टम हो सकता है। तो एलर्जी के जैसे हम बात कर रहे थे, तो नाक बंद होना एलर्जी का एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। दूसरा संकेत इसका है रनी नोज, यानी कि नाक बहना। हमारी नाक से बार बार पानी बहते रहता है, उसकी वजह से नाक में खुजली होते रहती है, तो ये रनी नोज, स्टफी नोज, ये इसके बड़े कॉमन सिम्टम्स रहते हैं। एक्सेसिव स्नीजिंग, अगर नाक से बार बार पानी रहेगा, खुजली होगी, तो उसकी वजह से छींके भी बहुत ज्यादा मात्रा में आ सकती हैं। ऐसे एक बारी छींके चालू हुई तो कंटिन्यूसली 15-20 छींके आना, यानी कि एक्सेसिव स्नीजिंग भी इसका एक बहुत बड़ा सिम्टम रहता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो कभी कभी ये सिम्टम्स अगर हम कंट्रोल ना करें तो इसकी वजह से छाती में घर घर होना, सांस ना आना और अस्थमा जैसे सिम्टम्स होना भी एलर्जी का एक संकेत हो सकता है। खांसी होना, खांसी ऐसी खांसी जो कि सूखी खांसी है और बहुत लंबे समय से चल रही है, महीने भर से खांसी ठीक ही नहीं हो रही, हम बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, दवाइयों में एंटीबायोटिक्स खाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो खांसी है उसमें आराम नहीं आ रहा। तो ऐसे में हमें एक एलर्जिस्ट यानी कि एलर्जी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि अक्सर अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स खाने से भी नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार की खांसी अक्सर एलर्जी खांसी भी हो सकती है। रैशेस, चमड़ी पे रैशेस आना, रैशेस किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि पतली लाइनों जैसे रैशेस होना, या फिर कुछ चट्टे आना, या फिर कुछ बड़े बड़े पैचेस जैसा आना। तो अगर इस तरह की कुछ भी रैशेस आते हैं जिसके अंदर खुजली भी काफी रहती है, लाली रहती है, तो वो भी एलर्जी का संकेत हो सकते हैं। फटीग यानी कि थक जाना, चिड़चिड़ापन होना, ये भी एलर्जी का एक बहुत बड़ा संकेत है। आजकल देखा गया है कि लोगों को नाक बंद रहता है, सर भारी भारी रहता है, उसकी वजह से काम में मन नहीं लग रहा, उसकी वजह से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। तो अक्सर इस तरह के लोग जो है इस तरह के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि वो थकावट हो रही है, थोड़ा चिड़चिड़ापन बढ़, नोजिया एंड वॉमिटिंग यानी कि उल्टी जैसा लगना या फिर उल्टी होना, ये बड़े कॉमन सिम्टम्स हैं फूड एलर्जी के। यानी कि अगर किसी को खाने के किसी प्रकार के तत्वों से एलर्जी है तो वो इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकता है। तो इसके अंदर 4 से 6% बच्चों के अंदर भी और इवन कुछ एडल्ट्स के अंदर भी ये तकलीफ देखी जा सकती है। तो हम उसके कुछ पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, यानी कि वो किस प्रकार से होता है। तो थोड़ा सा हम उसके अंदर मेडिकल पार्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके मेनली 4 भाग रहते हैं। पहला रहता है सेंसिटाइजेशन, दूसरा अर्ली फेज रिएक्शन, तीसरा लेट फेज रिएक्शन, और चौथा जब ये एक क्रॉनिक डिजीज यानी कि एक बीमारी का रूप ले लेता है।
सेंसिटाइजेशन। तो सेंसिटाइजेशन का क्या मतलब है? सेंसिटाइजेशन का मतलब है या तो हमें वो एलर्जन जो है वो पहली बारी अपने पास आया है तो हम हमारी शरीर को जब वो एक्सपोजर होगा या फिर एक आधा प्रीवियस एक्सपोजर है तो हमारे शरीर में उसके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज बनानी शुरू करें। तो ये एंटीबॉडीज किस प्रकार की होती हैं? तो ये एंटीबॉडीज जो है आईजीई एंटीबॉडीज का रूप लेती हैं। तो आईजीई एंटीबॉडीज एलर्जी की मात्रा जानने के लिए भी कुछ लोग टेस्ट करवाते हैं। इस तरह की एंटीबॉडीज जब सतह पे यानी कि स्किन के अंदर, चाहे वो स्किन फिर अपनी आंख की हो, नाक की हो, फेफड़ों की हो, या फिर अपनी चमड़ी है बाहर की, या फिर अपनी खाने की जो अंतड़ी है उसके अंदर की जो चमड़ी है, जब उसको चिपक जाते हैं तब ये एलर्जी करने के लिए तैयार हो जाती है। अर्ली फेज रिएक्शन, जब ये एलर्जन अब उस आईजी एंटीबॉडीज को चिपक गया है, मास्ट सेल्स रहते हैं, इस तरह के कुछ एलर्जी प्रोड्यूसिंग सेल्स रहते हैं जिसके अंदर वो सारे मीडिएटर्स रहते हैं जो कि इस तरह की रिएक्शन मतलब सूजन आना, खुजली होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सारे रिएक्शन जिससे होती है, वो जो मीडिएटर्स रहते हैं वो सारे स्टोर्ड रहते हैं मास्ट सेल में। ये एक प्रकार का सेल है जो बॉडी में पूरे ब्लड में सर्कुलेट होता है। पर जब इस तरह के सेल्स जो हैं उस आईजी एंटीबॉडीज और एलर्जन के साथ अटैच हो जाते हैं तो तैयार हो जाते हैं। या फिर आप ऐसा मान सकते हैं कि एलर्जन वो चाबी है जो कि मास्ट सेल को अगर लग गई तो फिर उसके अंदर के जो भी इस प्रकार के तत्व हैं, केमिकल्स हैं जो कि एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं। जब ये एक बार रिलीज हुए तो फिर ये ब्लड वेसल्स पे एक्ट करते हैं। ब्लड वेसल्स पे एक्ट करेंगे तो ब्लड वेसल्स जो है थोड़ी सी फूल जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी तो उसके अंदर वहां पे चमड़ी पे थोड़ी सी सूजन आ जाएगी। जब वो सूजन आ जाएगी तो उसके बाद उसके आजू बाजू जो नर्व्स हैं वो भी थोड़ा सा इरिटेट होने लगेंगी, तो उसकी वजह से अपने को वहां पे खुजली भी होगी। तो इस तरह से ये मीडिएटर्स जो है अपना जो असर है ब्लड वेसल्स और नर्व पे करते जाते हैं और दूसरे और अधिक इंफ्लेमेटरी सेल्स को बुलाते जाते हैं, रिक्रूट करते जाते हैं, और इस तरह से ये एक विशियस सर्कल बन जाता है जो कि आगे जाके एलर्जी का रूप लेता है। फिर आया लेट फेज रिएक्शन। एक तो हो गया अर्ली फेज जो कि तुरंत जैसे एलर्जन आया उसने अपना चाबी से मास्ट सेल को खोला और हमें सिम्टम्स दिए। एक होता है लेट फेज, थोड़ा सा उसके बाद 2-8 घंटे बाद फिर से हमें उसी प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जैसे कि हमें अर्ली रिएक्शन में देखने को मिले थे। तो ये सिम्टम्स जो है जो उसके बाद वाले जो रिक्रूटेड सेल्स यानी कि जो अधिक सेल्स उसके बाद ब्लड के माध्यम से उस जगह पे पहुंचे जहां पे उनको अपनी रिएक्शन दिखानी थी, एलर्जी क्रिएट करनी थी, वो सेल्स जो उनको आने में देरी हुई उसकी वजह से ये लेट फेज थोड़ा सा देर से होता है। क्रॉनिक डिजीज, अब अगर किसी इंसान को कोई स्पेसिफिक एलर्जन नहीं भा रहा है और उसको उसके अगेंस्ट रिएक्शन हो रही है तो फिर अर्ली फेज लेट फेज के बाद वो क्रॉनिक डिजीज बन जाती है। क्रॉनिक डिजीज का मतलब है कि अभी उसकी जो बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स थे, जो मास्ट सेल्स थे, वो तैयार हो गए हैं, उनको पता लग गया है कि ये पर्टिकुलर चीज जो कि बाकी लोगों के लिए हार्मलेस है, जो एलर्जन है, उसके अगेंस्ट हमें अपनी ताकत दिखानी है और हमें उसके अगेंस्ट रिएक्शन दिखाना है। तो अगली बारी जब भी वो आएगा तो वो जरूरी नहीं कि उसकी मात्रा ज्यादा हो, लेकिन अगर उसका 1 या 2 कण भी रहा तो वो तुरंत ही पेशेंट्स को सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि इट नीड्स लेस एलर्जन टू ट्रिगर द सिम्टम्स। हाइपर रिएक्टिविटी और सिम्टम्स जो है इस बारी पिछली बार से भी ज्यादा रहते हैं, और किसी भी स्ट्रॉन्ग फ्यूम रहा, ऑर्डर रहा, कुछ भी थोड़ा सा भी चैलेंजिंग सिचुएशन रहा तो इंसान को तुरंत ही वो सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं और वो हमेशा पिछली बार से थोड़े से अधिक मात्रा में रहते हैं। और इस प्रकार से ये सूजन वाली जो बीमारी है, जो इन्फ्लेमेशन है, वो चलती ही रहती है। एलर्जिक ट्रिगर्स, तो अब जैसे हम समझ रहे हैं, दोबारा से एक बार फिर से हम दोबारा से जानेंगे कि एलर्जिक ट्रिगर्स क्या है। तो हमने समझा कि एलर्जी क्रिएट करने के लिए वो ट्रिगर धूल नहीं हो सकता, क्योंकि उसको हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होना है, एब्जॉर्ब होके उसको मॉडिफाई होना है, फिर वो आईजीई के साथ मिलेगा और फिर मास्ट सेल पे लग के वो चाबी उसको खोलनी है। तो ये धूल नहीं होता। तो एलर्जिक ट्रिगर्स जो है वो कुछ डस्ट माइट्स होंगे, तो ये यूजुअली दे आर प्रोटीन्स। तो डस्ट माइट्स जैसे मैंने बात करी, एक सूक्ष्म कीड़ा रहता है जो कि अक्सर
कारपेट्स में मिलता है, अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर यानी कि ऐसा फर्नीचर जिसके ऊपर पहले से गद्दा या फिर कपड़ा लगा हुआ है जो कि सालों साल से धोया नहीं गया है या फिर धूप नहीं दिखाई गई है, या फिर अपने घर के गद्दे तकिया, ये सारी चीजें उसका एक रहने का ठिकाना बन सकती हैं। एनिमल्स की हमने जानवरों की भी बात करी, जैसे उसके ऊपर का कुछ फर है या फिर उसका जो मलमूत्र रहता है वो भी एलर्जन रह सकता है। पॉलन्स हमने बात करी। कॉकरोचेस, तो कॉकरोचेस को हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा कॉकरोच घूम रहा है और वो आपके सामने आ गया तो उससे एलर्जी होगी, नहीं। तो कॉकरोचेस का यहाँ मतलब है कि अगर हम हमारे घर में कॉकरोच हैं, हम उसको जोर से झाड़ू से या किसी से चप्पल से मारते हैं, मारने के बाद जब उसके जो महीन कण बन जाएंगे और वो हवा में उड़ेंगे झाड़ू लगाते समय, जब वो कण अपने शरीर में जाएंगे तब अपने को उस चीज से एलर्जी हो सकती है। मोल्ड्स जैसे मैंने पहले भी बात करी, फफूंद, तो फफूंद अगर हमारे घर में कहीं लीकेज है तो वहां पे अक्सर फफूंद इकट्ठी हो जाती है, तो वो भी हवा में उड़ के थोड़ा बहुत उसके कण जाके, या फिर कुछ एसी की डक्टिंग करा रखी है, कूलर की डक्टिंग करा रखी है जो कि सालों से क्लीन नहीं हुई है, उसके अंदर भी फफूंद ग्रो कर सकती है और एलर्जी कॉज कर सकती है, या फिर कुछ खाने के प्रकार। अच्छा, तो इसके साथ नॉन एलर्जिक ट्रिगर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। तो हमने ये तो समझ लिया कि इन चीजों से एलर्जी होती है, तो फिर हमारे जो बहुत सारे पेशेंट लोग हैं, जो भाई बहन है, उनसे पूछते हैं कि फिर मुझे ऐसा क्यों होता है जब भी कोई बहुत तेज सेंट की स्मेल आई, बहुत तेज खुशबू आई, या फिर जब मैं छौंक लगा रही हूँ, या फिर जब मैं धुएं में जा रही हूँ तो मेरे को तकलीफ ज्यादा होती है। तो ये तकलीफ ज्यादा होने के लिए कुछ नॉन एलर्जिक ट्रिगर्स रहते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग ऑडर्स है, सिगरेट स्मोक है, पेट्रोल डीजल पार्टिकल्स है। तो हमें समझना चाहिए कि ये जो ट्रिगर फैक्टर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये उसी एलर्जन को, जिससे आपको एलर्जी है, उसकी एलर्जेनिसिटी यानी कि उसकी एलर्जन करने की क्षमता को 4 से 6 गुना तक बढ़ा देते हैं। तो इस वजह से अगर कहीं डीजल का धुआं भी है, कहीं पेट्रोल का धुआं भी है, और वहां पे अगर एक आधा कण भी रहा एलर्जन का, तो हमें ये सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमें डीजल से एलर्जी है या हमें पॉल्यूशन से एलर्जी है, नहीं, हमें एलर्जी किसी चीज से ही है, लेकिन ये उसका एक जरिया है जो कि उसकी एलर्जी को बढ़ाते हैं और हमें सिम्टम्स उसकी वजह से ज्यादा महसूस होते हैं। आइए अब हम जानते हैं एलर्जी टेस्टिंग। एलर्जी टेस्टिंग अभी विज्ञान के क्षेत्र में बहुत पुराना नहीं है, और ये बहुत ही एक नवीन तकनीक है जिसके माध्यम से हम स्पेसिफिक एलर्जी को जान सकते हैं। एलर्जी टेस्टिंग के लिए 2-3 प्रकार के टेस्ट रहते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट है और एक स्किन प्रिक टेस्ट है। तो स्किन प्रिक टेस्ट जो है, इसमें वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, यानी कि अगर हमें एकदम 100% चाहिए कि इस वजह से ही हमें एलर्जी हो पता लगे, तो उसके लिए एलर्जी टेस्ट के लिए स्किन प्रिक टेस्टिंग ही बेस्ट टेस्ट है, यानी कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। तो हम इसी के बारे में आज डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। एलर्जी त्वचा परीक्षण, तो इसका उद्देश्य क्या रहता है? इसका उद्देश्य रहता है कि हमें एलर्जी एंटीबॉडी के लिए जानने के लिए एक विधि है। तो त्वचा परीक्षण करने से यह पुष्टि करने में मदद करती है कि कौन सा एक्चुअल पदार्थ अगर कोई है तो अपने को पता लग जाएगा। तरीका, तो तरीके के लिए हमारे क्लिनिक में उपयोग करने की जाने के लिए एक एलर्जी स्किन टेस्ट विधि है, जिसको स्किन प्रिक विधि कहते हैं। इसमें त्वचा में बहुत ही एक महीन सा लेंसेट चुभाया जाता है। तो जैसे चींटी काटने से भी कम या फिर मच्छर काटने से भी कम पता लगता है। ये त्वचा की सतह में बहुत कम मात्रा में एक एलर्जेनिक अर्क पहुंचाती है। जैसे हमें पता है कि ये बहुत सारे एलर्जेंस हैं, तो हम इसका एक एलर्जेनिक अर्क अपने पास रखते हैं और फिर वो छोटा सा वहां पे एक ड्रॉप डाल के और उसमें एक महीन सा लेंसेट चुभाते हैं। तो उससे बहुत ही मतलब कि 0.001 माइक्रो ml जितना, तो उसके बाद एक पॉजिटिव रिएक्शन आती है जिसको हमें देखना है, जैसे कि सूजन और लाली। तो इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस लगती है, कुछ अपने को प्रिपरेशन लगता है। तो हमें पता रहना चाहिए कि अगर हमें एलर्जी टेस्ट कराना है तो उसके आने से पहले ये दवाई हमें नहीं लेनी है। जैसे कोई सा भी एंटी हिस्टामाइन दवाइयों का उपयोग 7 से 10 दिन से पहले नहीं किया जाना चाहिए। इसमें अक्सर सर्दी के लिए ली जाने वाली गोलियां जो कि आजकल ओवर द काउंटर मिल जाती है, किसी को सर्दी है तो वो सिट्रिजिन, लियोसिट्रिजिन, फेक्सोफिनाडिन, एलेग्रा जैसी गोलियां जो
लोग लेते हैं या फिर खुजली के लिए लेते हैं, ये सब दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। एंड इवन अगर किसी को नाक में या आंख में खुजली है तो आंख में डालने की भी इस प्रकार की कई ड्रॉप्स आती है, जैसे ओलापेटाडीन जैसी ड्रॉप्स, अगर वो कोई आदमी डाल रहा है तो वो भी 2 या 3 दिन से पहले हमें बंद कर देनी चाहिए, तभी हम ये एलर्जी टेस्ट से जान पाएंगे कि हमें किस चीज से एलर्जी है और कितनी एलर्जी है। और इसके अलावा और भी कुछ दवाइयां रहती हैं जिसमें डॉक्सीपीन, इमिप्रामिन, एमिट्रिप्टालिन जैसी दवाइयां रहती हैं जो कि एंटीहिस्टामाइन जैसे ही इन एलर्जी टेस्ट के साथ रिएक्शन दिखाते हैं। तो हमें ये सारी दवाइयां जो है कुछ 10 से 15 दिन के लिए बंद करनी चाहिए। तो इसलिए आवश्यक है कि अगर हम इस प्रकार का टेस्ट करवाना चाहते हैं तो जहां भी आप ये टेस्ट करा रहे हैं वहां अपने चिकित्सक से एक बारी पहले मिल लें, परामर्श कर लें, उसके बाद ही हमें ये सारी दवाइयां बंद करके टेस्ट के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा कि हम ये टेस्ट के अंदर हम इस तरह से कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल लगाते हैं और उसको देखते हैं। फिर हम एक ये बारीक सा लेंसेट है, ऐसे पूरे हाथ पे निशान बना लेते हैं क्योंकि हमें 104 एलर्जन लगाने होते हैं जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के एलर्जन्स रहते हैं, और फिर उसमें बारीक से लेंसेट से हम उसको चुरा रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल भी मरीज को पता नहीं लगता, आप उसका रिएक्शन देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हाथ खींच रहा है, झटक रहा है या दर्द हो रहा है। और इस प्रकार से हम थोड़े थोड़े एलर्जन लगाते जाते हैं, एक एक छोटा छोटा सा महीन सा ड्रॉप लगाते हैं और उसके ऊपर एक महीन सा लेंसेट से प्रिक करते हैं। तो इसकी वजह से अपने को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती। जी खत्म होना तुरंत छोड़िए। और उसके बाद जो पॉजिटिव रिजल्ट आए तो उसको हम मार्क कर लेते हैं और उसको पट्टी से ट्रांसफर कर लेते हैं ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे और मरीज को पता रहे कि हमें इस चीज से एलर्जी है, ताकि हम उस चीज से बच सकें और उसका उपचार कर सकें। तो अभी हम थोड़ा सा फार्माकोथेरेपी डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए एलर्जिक राइनाइटिस की गाइडलाइंस है, जैसे कि एरिया गाइडलाइंस है। तो उसके अंदर बोलते हैं कि क्या हमें कुछ दवाइयों का उपयोग करना चाहिए क्या। तो दवाइयां जो है किस प्रकार की रहती हैं, वो H1 एंटीहिस्टामिन्स जैसी दवाइयां रहती हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे वो सर्दी के लिए जो यूज करते हैं, तो उसमें पुराने जो दवाइयां थी वो थोड़ी सी फर्स्ट जनरेशन बोलते थे, तो उसके अंदर थोड़ी सी नींद ज्यादा आती थी। तो अभी उसके अंदर नई दवाइयां भी आ गई है, जैसे पुरानी मतलब क्लोरफेनेरामीन वगैरह जैसी आती थी, फिर उसके बाद अपनी ये सेट्रिजिन दवाइयां थोड़ा सा इनसे नींद जैसा होता है, तो ये दवाइयां आजकल कम यूज करते हैं। और न्यूअर जनरेशन की दवाइयां हैं जिसमें कि लिवोसिट्रिजिन, बिलास्टिन जैसी दवाइयां हैं जो कि सिडेशन कम कॉज करती हैं और ये अपने जो एलर्जी के सिम्टम्स हैं जैसे कि नाक बहना, छींके आना, बंद होना, उनको थोड़ा सा कम करती हैं। तो इसके अलावा अभी बहुत शोध चालू है कि शुड ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन इंट्रानेजल H1 एंटीहिस्टामिन एंड INCS वर्सेस एन INCS अलोन टू बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ AR। तो इसका मतलब यह है कि इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करना चाहिए या फिर इंट्रानेजल एंटीहिस्टामिन। तो आप देखेंगे कि जब भी हम एलर्जी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो यूजुअली हम मुंह से खाने वाली दवाइयों के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि मुंह से खाने वाली दवाइयां जो है पहले के जमाने में लोग देते थे और उनका उतना असर नहीं आता जितना कि डायरेक्टली अगर हम नाक के अंदर दवाई डालें तो आता है। क्योंकि हमने अभी समझा कि एलर्जी कहाँ से शुरू हो रही है। अगर हम एलर्जी शुरू होने के स्रोत पे ही उस दवाई को डालेंगे तो उसका जितना अच्छा असर हमें मिलेगा उतना वैसे नहीं मिल सकता। तो इंट्रानेजल में भी 2 प्रकार की दवाइयां हैं, एक है इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एक है इंट्रानेजल H1 एंटीहिस्टामिन। तो अगर हम अलग अलग यूज करते हैं तो कितना फायदा है और अगर हम एक साथ यूज करते हैं तो कितना फायदा होता है। तो इसका जो जिस्ट है वही है, at initiation of treatment a combination of an INCS with an INH might act faster than an INCS alone। मतलब हम जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए ताकि थोड़ा सा पेशेंट्स को सिम्टम्स में रिलीफ आए। अभी हमने समझा कि ये जो एलर्जी की जो बीमारी है ये ऐसी नहीं है कि जिसमें जान का धोखा हो, लेकिन इसकी वजह से
बहुत परेशानियां बढ़ जाती है। जिसको एलर्जी रहती है वही समझ सकता है कि उसको कितनी तकलीफ रहती है। बार बार छींके आना, बार बार नाक बंद होना, नाक से पानी बह रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, सर भारी भारी लग रहा है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट तो हमें चाहिए कि उसको, मरीज को तुरंत आराम आए। तो हम यूजुअली कॉम्बिनेशन ड्रग से स्टार्ट करते हैं और बाद में सिंगल ड्रग पे आ जाते हैं। तो ये भी वही गाइडलाइंस है जो कि बताती है कि कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ा सा बेटर एक्ट करता है रादर देन एलोन। इसके अंदर एक और प्रकार की दवाई रहती है जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। आप सभी लोगों ने सुना होगा, मॉन्टेल्यूकास्ट के नाम से ये दवाई काफी फेमस है। तो अक्सर आजकल जो डॉक्टर्स हैं वो कॉम्बिनेशंस ओरल दवाइयों में देते हैं कि मॉन्टेल्यूकास्ट और लिवोसिट्रेजिन का कॉम्बिनेशन है, या फिर मॉन्टेल्यूकास्ट और फेक्सोफिनेडिन का है, या फिर मॉन्टेल्यूकास्ट और बिलास्टिन का है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन भी कुछ लोग देते हैं। पर अक्सर काफी सारी शोध में ये पाया गया है कि जो मॉन्टेल्यूकास्ट कॉम्बिनेशंस हैं वो अगर एलर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाए यानी अस्थमा का स्वरूप ले ले तो उसके बेनिफिट्स ज्यादा रहते हैं, और अदरवाइज सिर्फ एंटीहिस्टामिन भी लिया तो उसके बेनिफिट्स अच्छे रहते हैं एलर्जी में। तो शुड एन INAS वर्सेस एन INCS बी यूज्ड? तो अगेन ये अलग स्टडी है, नेक्स्ट स्टडी है जिसके हिसाब से इंट्रानेजल एंटीहिस्टामिन और इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन दोनों के अंदर से कौन सा यूज करना चाहिए के अंदर विच इज बेटर। तो जैसा कि हमने बात किया, अगर हम शुरुआत में दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो दैट इज द बेस्ट। लेकिन कैसा रहता है कि जो इंट्रानेजल एंटीहिस्टामिन है उसका एक ड्रॉबैक है, उसका एक ड्रॉबैक ऐसा है कि वो दवाई बहुत कड़वी रहती है। तो अगर हमें नाक में वो दवाई डालनी है तो उसकी वजह से गले में कड़वापन आता है, तो उसकी वजह से कंप्लायंस कम हो जाता है पेशेंट का। तो पेशेंट जो है यूज नहीं करते दवाइयां, तो इसलिए हमें INCS यूज करना पड़ता है। Should an INAH versus an OAH be used for the treatment of OI? तो अब ओरल यूज करना कि इंट्रानेजल, इसमें तो मैंने आपको काफी क्लियरली समझाया है कि इंट्रानेजल इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि जहां से बीमारी शुरू हुई अगर हम उसको वहीं टारगेट करेंगे तो हमें उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे और लॉन्ग लास्टिंग मिलेंगे और ज्यादा फायदा रहेगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया अभी, एंटीहिस्टामिन्स का यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। तो इसका मैकेनिज्म में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा बिकॉज मैं बहुत मेडिकल नहीं बनाना चाहता है इसको प्रेजेंटेशन को। मैं चाहता हूं कि सब लोगों को समझ में आए। तो सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स सच एज फेक्सोफिनेडिन कैन इंप्रूव द एलर्जिक राइनाइटिस सिम्पटम्स विद मिनिमल सीडेटिव इफेक्ट्स। यानी कि जो हमने बात करी अभी न्यूअर जनरेशन वाले जो हैं वो थोड़ा सा उसमें सीडेशन कम रहता है, यानी नींद कम आती है। तो ये भी इसी प्रकार की स्टडीज हैं जो कि बताती हैं कि फेक्सोफिनेडिन यानी कि जो सेकंड जनरेशन के एंटीहिस्टामिन्स हैं वो थोड़े से बेहतर रहते हैं रादर देन फर्स्ट जनरेशन वाले, यानी कि सेट्रिजिन, लेवोसिट्रिजिन जैसे। तो ये भी वो स्टडीज के रिजल्ट ही हैं। तो ये कहती है कि इवन द पॉपुलर एंटीहिस्टामिन्स लाइक लेवोसिट्राजिन एंड डेस्लोरेटिडिन डू शो सम अमाउंट ऑफ सेडेशन, लेकिन जो न्यूअर वाले हैं जैसे कि फेक्सोफिनेडिन है उसके अंदर बिल्कुल भी सेडेशन एज ए साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। तो इससे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि फेक्सोफिनेडिन इज ए नॉन सेडेटिंग एंड बेटर टॉलरेटेड देन अदर पॉपुलेशन। तो ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस के लिए इंट्रानेजल स्टेरॉइड्स, जैसे हमने बात करी INCS, इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, दे आर द मोस्ट इफेक्टिव मेडिकेशन इन कंट्रोलिंग द सिम्टम्स। तो दो बेस्ट मेडिसिन की अगर हम बात करें तो वो INCS ही है। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, अभी हमने पूरे डिटेल में डिस्कस किया। अगर हम उसको समराइज करना चाहें तो दे आर द मोस्ट पोटेंट एंड इफेक्टिव एंटी इंफ्लेमेटरी ट्रीटमेंट। They strongly suppresses all nasal symptoms. All nasal symptoms मतलब चाहे उसमें कंजेशन है, चाहे उसमें नाक बह रही है, नाक में उसमें खुजली हो रही है, या फिर छींके आ रही है। तो इस प्रकार के जो भी 3-4 सिम्टम्स हैं उन सब सिम्टम्स के अगेंस्ट ये अच्छे से एक्ट करता है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए इससे अच्छी दूसरी दवाई नहीं है। और बिकॉज दे हैव लो बायोअवेलेबिलिटी, तो अगर हम किसी को भी ये समझाते हैं कि इसका नाम में तो स्टीरॉयड है भाई, तो स्टीरॉयड है तो पर इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये अगर हम नेजली यूज करते हैं तो
ये बहुत ही कम मात्रा में एब्जॉर्ब होते हैं, और ऐसा देखा गया है इवन 10, 15, 20 साल की स्टडी में भी कि उसकी वजह से अगर कोई इंसान कंटिन्यूअसली यूज कर रहा है 15-20 साल तक भी, तो उसकी वजह से किसी को भी कोई भी साइड इफेक्ट स्टेरॉइड का नहीं देखा गया है, एंड हेंस दे आर कंप्लीटली सेफ टू यूज। तो ये बाकी की भी एफिकेसी स्टडीज मैंने कुछ डाली थी अपने वक्तव्य को सपोर्ट करने के लिए, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की और भी कई स्टडीज हैं जो कि कंपेयर करती हैं एफिकेसी ऑफ डेली इंट्रानेजल फ्लूटिकासोल प्रोपियोनेट ऑन ऑक्यूलर सिम्पटम्स एसोसिएटेड विद सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस। तो उसमें भी देखा गया है कि जो टोटल ऑक्यूलर स्कोर, मतलब जो आंखों में तकलीफ है इसकी वजह से, या फिर जो टोटल नेजल सिम्टम स्कोर है जिसमें लिखा TOSS या फिर TNSS, इस प्रकार के पूरे सिम्टम स्कोर्स पे सबसे अच्छे से इफेक्ट आता है इसका, और पेशेंट्स को अच्छा रिलीफ होता है। तो हम अब इसमें भी बहुत तरह के आते हैं, एक फ्लूटिकासोल फ्यूरोएट आता है, फ्लूटिकासोल प्रोपियोनेट आता है। तो उसमें कैसा रहता है कि अगर किसी इंसान को बहुत लंबे समय के लिए अगर ये दवाइयां यूज करनी है, आप उसको बोलेंगे कि आपको सुबह भी डालना है शाम को भी डालना है, तो हो सकता है वो 1-2 बार भूल जाए। तो हम ऐसा नहीं चाहते कि पेशेंट को दवाई की शॉर्टेज हो जाए और उसको सिम्टम्स दोबारा से आए। तो ऐसे में कई बार हम फ्लूटिकासोल फ्यूरोएट नाम की दवाई का इस्तेमाल करते हैं। इस दवाई को दिन में केवल एक ही बार इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि प्रोपियोनेट नाम की दवाई को दिन में 2 बार, तभी हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो इस तरह से इन दवाइयों को भी चालू करने के पहले आपकी क्या आवश्यकता है और क्या जरूरत है के बारे में हमें एक बार ही बैठ के एक एलर्जी स्पेशलिस्ट से थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाहिए। नहीं तो ये दवाइयां भी आपको उतना अच्छा रिलीफ नहीं दे पाएंगी जितनी आपको आवश्यकता है। तो ये हमने पहले भी बात करी कि इंट्रानेजल एंटीहिस्टामाइन यानी कि एजिलास्टिन। तो एजिलास्टिन और अगर हम प्रोपियोनेट मतलब INCS को कंबाइन करके सिंगल थेरेपी यूज करते हैं तो दैट इज ऑलवेज बेटर। यानी कि जब भी हम शुरू करते हैं इसका ट्रीटमेंट एलर्जी का, तो हमें कॉम्बिनेशन में स्टार्ट करना चाहिए ताकि हम अपने मरीज को अच्छे से अच्छा सिम्टम रिलीफ दे पाए। तो ये भी एक ग्राफ है यही दिखाने के लिए, एक मेटा एनालिसिस जिसके अंदर की 3398 पेशेंट्स की स्टडी की गई, तब भी हमें पता लगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है दिस इज क्वाइट इफेक्टिव इन यूजिंग। लेकिन अब हम जिसके लिए यहाँ आए हैं स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो दवाइयां हैं हम जब तक लेंगे तभी तक अपने सिम्टम्स कम रहेंगे, ये इसका ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिर्फ इसको सपोर्ट करता है। मतलब अगर हमें तकलीफ है, अगर हमें बुखार आया, हमने पैरासीटामोल खाई तो बुखार उतर जाएगा, पर बुखार का इलाज पैरासीटामोल नहीं है, हमें बुखार का कारण ढूंढना पड़ेगा और उसको ठीक करना पड़ेगा। ऐसे ही एलर्जी में, एलर्जी का इलाज ये दवाइयां नहीं है, इन दवाइयों से हमें आराम तो आएगा, लेकिन जब तक दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं तभी तक उनमें आराम आएगा। जैसे ही हम उन दवाइयों को इस्तेमाल छोड़ेंगे, हो सकता है कि वो दोबारा से तकलीफ चालू हो जाए। तो हम आज बात करेंगे एलर्जन इम्यूनोथेरेपी के बारे में। ये एक बहुत ही नोवल ट्रीटमेंट है और एक बहुत ही नए प्रकार का इलाज है जिससे हम स्पेसिफिक एलर्जन, जिसके हमें पता लगा है कि जिसकी वजह से हमें तकलीफ है, उसके बारे में, और उसको हम स्पेसिफिक टारगेट करके उसका इलाज कर सकते हैं। तो व्हाट इज एलर्जन इम्यूनोथेरेपी? एलर्जन इम्यूनोथेरेपी क्या है? इट इज अ वे ऑफ मॉड्यूलेटिंग द पेशेंट्स इम्यून रिस्पॉन्स and this will attenuate or modify the patient's symptoms upon exposure to the relevant antigen। तो इसका मतलब हुआ कि हम पेशेंट्स का जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको मॉड्यूलेट करते हैं इससे, और हम उसको थोड़ा सा कम करते हैं, एटीन्यूएट करते हैं। तो कैसे करते हैं? जब हमें पता लगा कि हमें इस चीज से एलर्जी है, तो हम उसी एलर्जी वाली चीज को थोड़ी थोड़ी मात्रा में शरीर में देना शुरू करते हैं। तो जब हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में शरीर में देना शुरू करते हैं, तो हो सकता है कि वो एकदम थोड़ा सा अगर दिया तो उसमें थोड़ा रिएक्शन आएगा शरीर को, लेकिन वो रिएक्शन इतना नहीं रहता कि आपको सिम्टम्स आने शुरू हो जाए। सिम्टम्स यानी कि फिर से खुजली हो, नाक बहनी शुरू हो जाए, नाक बंद हो, छींकें आनी शुरू हो जाए, तो वो बहुत महीन रिस्पॉन्स रहता है। और फिर हम उस एलर्जन की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, मतलब हम एक तरह से अपने आपके शरीर को उस एलर्जन से दोस्ती करवा देते हैं। जब अपने शरीर को पता लग गया कि ये एलर्जन तो अपना ही है, तो फिर वो उसके अगेंस्ट रिएक्शन नहीं दिखाता, और इस प्रकार से हमें उस एलर्जन से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
तो बट इम्यूनोथेरेपी इतना आसान नहीं है जितना कि मैंने सरल शब्दों में समझाया। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जिसका आकलन हमें पहले से अच्छे से करना पड़ेगा ताकि हम अच्छे से उसका फायदा ले सकें और अपनी एलर्जी का इलाज कर सकें। तो व्हेन इज इम्यूनोथेरेपी इंडिकेटेड एंड फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो जब हमारे को लगता है कि जो दवाइयां हैं वो हम सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अवॉइडेंस मेजर्स भी ले रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन रही, जैसे ही हम छोड़ते हैं वैसे ही तकलीफ हो जाती है, या फिर जिन एंटीहिस्टामिन्स दवाइयों की हम बात कर रहे हैं, जो मुंह से खाने वाली गोलियों की, और इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं, अगर वो साइड इफेक्ट्स हमारे शरीर पे आने लगे या फिर इन दवाइयों की जो कॉस्ट है वो काफी लगने लगे, तब भी हमें इम्यूनोथेरेपी के बारे में सोचना चाहिए। और खास तौर पे अगर हम छोटी उम्र में इसका इलाज करते हैं, यानी कि अगर कोई बच्चा है तो इम्यूनोथेरेपी ही सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि शायद बच्चे में आगे जाके अस्थमा होने से भी बचा सकता है। सो इट इज अ प्रिवेंटिव थेरेपी फॉर अस्थमा ओनली इन केसेस ऑफ चिल्ड्रन। अगर एक बारी किसी एडल्ट को अस्थमा हो गया तो उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी बच्चे को ये ऐसे थोड़े से भी सिम्टम्स दिखते हैं और हम उसमें एलर्जी टेस्ट करके ये इम्यूनोथेरेपी चालू करते हैं तो वो आगे जाके अस्थमा रोक भी सकता है। पेशेंट एडहेरेंस टू मेडिकेशंस एंड रिकमेंडेशंस। तो पेशेंट एडहेरेंस मतलब कि वो रोज रोज किसी को गोली खाने को बोलो तो वो बोलेगा कि रोज रोज गोली खाना तो बहुत मुश्किल काम है, तो लोगों का कंप्लायंस नहीं रहता, तो एडहेरेंस नहीं रहता, मेडिकेशन लेते नहीं है। या फिर रिकमेंडेशन की बात करें तो आजकल जितनी भी अमेरिकन गाइडलाइंस हैं या फिर यूरोपियन एकेडमी ऑफ क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी गाइडलाइंस हैं या फिर एरिया गाइडलाइंस सब बोलती हैं कि इम्यूनोथेरेपी शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड। तो इस तरह से कुछ एक कीड़ा भी रहता है जिसको हम हाइमेनोप्टेरा बोलते हैं, अगर वो भी काट ले तो उसके लिए भी हमें इम्यूनोथेरेपी लेनी चाहिए। व्हेन डज आईटी वर्क? तो अब आपका ये सवाल रहेगा कि इम्यूनोथेरेपी के लिए हमने सेलेक्ट कर लिया, सब लोगों को ढूंढ लिया कि उसमें क्या स्पेसिफिक एलर्जन है, उसको हमने कोरिलेट किया, लेकिन क्या वो काम करेगी? तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि ये 100% काम करेगी, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो 70-80% भी काम करे तो उसके लिए बहुत सारी चीजें एक क्लिनिशियन को, यानी एक डॉक्टर को, एक एलर्जी स्पेशलिस्ट को ध्यान में रखनी पड़ती है, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट सिलेक्शन। तो जिस हम मरीज को दे रहे हैं थेरेपी उसको हमें समझाना पड़ता है, उसको हमें बताना पड़ता है कि उसको थेरेपी किस प्रकार से लेनी है, वो तैयार होना चाहिए कि अपना इलाज अच्छे से करेगा, और उसको अपने पास दोबारा से जब बुलाया तो उसको फॉलोअप में बराबर आना चाहिए। प्रॉपर स्किन टेस्ट, ये जो हम स्किन प्रिक टेस्टिंग की बात करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने देखा। तो अगर ये स्किन टेस्ट अच्छे तरीके से नहीं किया गया तो भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिलायबल एंटीजेंस, तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जो एंटीजेंस हम यूज कर रहे हैं वो अच्छे हों। कोरिलेशन ऑफ स्किन प्रिक टेस्टिंग एंड हिस्ट्री, तो जो हमें सिम्टम्स है, ऐसा नहीं कि हमें एलर्जी टेस्ट कराए 104 का, उसके अंदर से 20 जो एलर्जन है उसकी रिएक्शन आ गई तो हम सबका इम्यूनोथेरेपी चालू कर देंगे, नहीं, हमें उसको कोरिलेट करना है। अगर हमें समझो उसके अंदर आया कि हमें कुत्ते के फर से एलर्जी है, हमें उसमें बिल्ली के फर से एलर्जी है, लेकिन अगर हमारे घर में आस पड़ोस में वो ऐसा पालतू जानवर है ही नहीं तो हमारे लिए अननेसेसरी है। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उसको हमें कोरिलेट करना है कि वो हिस्ट्री के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसके लिए एक एलर्जी स्पेशलिस्ट ही आपको ये बता सकता है कि वो आपकी हिस्ट्री के साथ कितना कोरिलेट होता है और वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि उसका ट्रीटमेंट किया जाए। इसी प्रकार से इम्यूनोथेरेपी के जो मटेरियल्स यूज कर रहे हैं उसका कॉम्पोजिशन क्या है, और पेशेंट का कंप्लायंस, जैसे हमने अभी डिटेल में बात करी कि उसको डॉक्टर्स के पास आना पड़ेगा। जैसे बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं आना पड़ता, हम टेस्ट करने के बाद 6-6 महीने की दवाई देते हैं, तो 6 महीने में एक बारी आना इतना तो कोई भी कर ही सकता है, पर उसके लिए भी हमें पेशेंट को पहले बात करनी पड़ती कि आप 6 महीने बाद एक बारी आ पाएंगे। अच्छा, अब इसका विपरीत, जैसे व्हेन डज आईटी नॉट वर्क, इम्यूनोथेरेपी काम कब नहीं करेगी? जब हमारा पेशेंट सिलेक्शन अच्छा नहीं है, हमने जो स्किन टेस्ट किए वो हमने अच्छे से नहीं की, या फिर हमने किसी सिर्फ लैब से करवा ली है जिसका रिजल्ट जो है अप्रोप्रिएट नहीं है और हम उन्हीं को ट्रीट किए जा रहे हैं, तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। या फिर वो एंटीजेंस उसके स्टैंडर्डाइज नहीं थे, फिर कोई कोरिलेशन नहीं हुआ हिस्ट्री और टेस्ट के बीच में,
इम्यूनोथेरेपी मटेरियल अच्छा नहीं है, पेशेंट का कॉम्पोजिशन अच्छा नहीं है, पुअर कंप्लायंस है, तो यही सारे कारण रहते हैं कि जिसकी वजह से ओनली 40% ऑफ पेशेंट सीम टू क्वालिफाई फॉर एलर्जन इम्यूनोथेरेपी। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है अगर शुरुआत से लेकर आखिर तक एक अच्छे सेंटर पे की जाए, एक प्रॉपरली ट्रेंड आदमी के अंडर की जाए, तो यूजुअली इसके रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं। तो हु इज आइडियल पेशेंट फॉर एलर्जन इम्यूनोथेरेपी? तो जैसे मैंने अभी बात करी कि अगर एक छोटा बच्चा है तो और उसको कुछ भी सिम्टम्स हो रहे हैं तो वो एक आइडियल पेशेंट है। तो हम इसमें ये मान सकते हैं कि एक छोटा बच्चा यंग एज यानी 5 साल से अगर कम का बच्चा है तो भी हम ये टेस्ट कर सकते हैं और उसको उसके हिसाब से बहुत अच्छी इम्यूनोथेरेपी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं, जो कि आगे जाके उसके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज, तो अगर किसी को बीमारी की शुरुआत है ना, शुरुआत है या फिर थोड़ा मॉडरेट लेवल पे है, तो उन लोगों के लिए भी वो एलर्जन इम्यूनोथेरेपी बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी को बहुत सीवियर स्टेज में पहुंच गया है तो उसको ऑलरेडी बॉडी में इतने चेंजेस हो जाते हैं, तो then it becomes difficult even for allergen immunotherapy to reverse those changes, तो हमें उसका उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता। फ्यू डोमिनेंट एलर्जेंस, तो जैसे मैंने आपको बताया अभी एक पेशेंट का हमने टेस्ट किया, उसको 15-20 एलर्जन आ गए, तो दैट डजंट मीन्स कि हमें 15-20 एलर्जेंस को ही ट्रीट करना है, हमें उसमें से स्पेसिफिक एलर्जेंस को ट्रीट करना है। और अगर कुछ जो डोमिनेंट आते हैं, एलर्जेंस आते हैं, उनकी सेंसिटाइजेशन आती है, हम उतना ही ट्रीट करते हैं तो हमें रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। सीजनल एक्सरबेशन ऑफ द डिजीज, यानी कि अगर किसी को स्पेसिफिक किसी पॉलन से ही होता है, उसको किसी स्पेसिफिक सीजन में ही हो रहा है, तो इस तरह का पेशेंट एकदम आइडियल पेशेंट है फॉर एलर्जन इम्यूनोथेरेपी। या फिर पेशेंट ऑन डेली प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशंस डिजायरिंग टू टेक लेस, रोज रोज पेशेंट जो है रोज रोज गोली खा के दवाई लेके परेशान हो गया है। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो ये मैंने आपको शुरुआत से ही समझाया है। और मैं क्या, अगर कोई एलर्जी से ग्रसित पेशेंट आपको मिलेगा तो वो भी बताएगा कि उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है कितना हैम्पर हो जाता है, वो डेली रूटीन के अंदर कितने परेशानियां होती हैं, तो वो सारी की सारी चीजें जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव कर सकती है एलर्जन इम्यूनोथेरेपी के द्वारा। तो हम जो बीमारी है उसको जल्दी पकड़ना चाहते हैं, यू वांट टू कैच एंड ट्रीट अर्ली in the course of the disease to get the maximum benefits out of the allergen immunotherapy। तो हम ये मान सकते हैं कि एलर्जन इम्यूनोथेरेपी जो है काफी इफेक्टिव है। यही एकदम इट हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये बहुत वेग नहीं रहता कि किसी को भी कुछ भी है, सर्दी आ रही, छींके हो रही तो चालू कर दिया, नहीं, हमें टेस्ट करना है, स्पेसिफिक एलर्जन को ढूंढना है और उसी के अगेंस्ट इम्यूनोथेरेपी का इलाज करना है। इट इज अफोर्डेबल, ये बहुत महंगी थेरेपी नहीं है। इसकी अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कुछ अंदाजे 1000 रुपए पर महीने के हिसाब से इसकी कॉस्ट ऑफ थेरेपी रहती है, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है कंपेयर टू इट्स बेनिफिट्स, मतलब जितने इसके फायदे रहेंगे। अगर हम दवाइयां भी खरीदने जाते हैं एलर्जी की, 2-2.5 हजार रुपए तक पड़ सकती है महीने की। इट इज लॉन्ग लास्टिंग, यही एक थेरेपी है जो कि हमें ये विश्वास दिलाती है कि ये आगे तक भी अपने को फायदा देगी। What do I treat for? तो now clinically for we treat for clinically relevant antigens, जैसे कि हमने पूरे अभी टेस्ट में इसमें प्रेजेंटेशन में बात करी कि हम बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देते हैं। हम ऐसे जनरलाइज ट्रीटमेंट नहीं देते कि हमें से छींकें आ रही हैं और हम लेंगे, नहीं, वी गिव वेरी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। वी ट्रीट ओनली फॉर क्लिनिकली रेलेवेंट एंटीजेंस व्हिच कोरिलेट वेल ऑन द पेशेंट हिस्ट्री। वी डोंट ट्रीट द स्किन टेस्ट, मैंने आपको अभी बताया था कि हम स्किन टेस्ट को ट्रीट नहीं करते कि हमने किसी को 100 एलर्जन लगाए, 200 एलर्जन लगाए, उसमें से 10 एलर्जन आ गए पॉजिटिव तो हम उसको ट्रीटमेंट देंगे, ऐसा नहीं है। हम उसको उसके पेशेंट की हिस्ट्री के साथ कोरिलेट करेंगे। अगर हमें समझ में आएगा कि उसके लिए 1 या 2 एंटीजन रिलेटेड है तो हम उन्हीं 2 को ट्रीट करेंगे, और अगर हमें लगता है कि दे आर नॉट क्लिनिकली रेलेवेंट तो वी वोंट गिव द ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं है कि आपने टेस्ट कराया तो ट्रीटमेंट इम्यूनोथेरेपी लेना जरूरी है बिकॉज यू आपके जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आए, बट वी ट्रीट द पेशेंट। हम मरीज को ट्रीट करते हैं, उसको क्या उसके जो स्पेसिफिक एलर्जेंस आए हैं पॉजिटिव उसके हिसाब से, और वो कोरिलेट करते हैं उसके सिम्टम्स और हिस्ट्री के हिसाब से। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको, एलर्जन इम्यूनोथेरेपी इन चिल्ड्रन is a boon for the patient, and I can boldly tell the parents and the child for the first time, because this is the immunotherapy which can halt, reverse
modify and stop the disease, and even it can prevent the child's allergies and him or her to develop asthma in future. So this is the future of the allergy treatment. Thank you for your patient listening. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत ही सुंदर जानकारी आज हमें मिली। एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अभी जो हमारे बारिश का मौसम चलता है, बरसात के दिनों में एलर्जी की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, तो इसके लिए क्या कुछ खास सावधानियां हैं जो हमें रखनी चाहिए? जी, तो ये बहुत ही सही सवाल आपने पूछा। तो जैसे कि ये जो बारिश का मौसम रहता है, अक्सर इसके अंदर पॉलन्स की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है एयर में। ये जो पेड़ों के जो प्रजनन करने के जो छोटे छोटे महीनकण रहते हैं, जिसको हम पॉलन्स बोलते हैं, तो अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, ऐसे में तो हम घर के बाहर स्क्रीन्स लगा सकते हैं। जो ग्रीन कलर के स्क्रीन्स आते हैं, उसकी वजह से ये पॉलन्स जो है घर के अंदर काफी कम आते हैं। दूसरा जो है, बारिश की वजह से घरों में उमस बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से अक्सर जो एलर्जेंस होते हैं, चाहे वो हमारे गद्दों में रहने वाले डस्ट माइट्स की बात करें, चाहे वो हम दीवार में लगने वाली फफूंद की बात करें, तो वो सब की मात्रा जो है बढ़ जाती है। इस प्रकार से ये जो ह्यूमिडिटी वाला जो मौसम रहता है, दिस इज अ वेरी गुड मीडियम, जिसके अंदर हर प्रकार के एलर्जेंस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में हम एसीज का उपयोग कर सकते हैं, बिकॉज एसी इज ए वेरी गुड डीह्यूमिडिफायर। उससे जो कमरे के अंदर की जो पानी की मात्रा है वो काफी कम हो जाएगी, और इस प्रकार के जो डस्ट माइट है या फफूंद है वो सब कम रहेंगे, एंड इवन पॉलन्स भी जो है उसकी स्क्रीन की वजह से कम हो जाएंगे, और हमें काफी फायदा रहेगा। बहुत बढ़िया जानकारी। अभी आपका क्वेश्चन आंसर राउंड हम चालू कर रहे हैं। जिसको भी कोई जिज्ञासा हो तो कृपया हैंड राइज करेंगे। सुचेता जी, आपने अनम्यूट किया अपने आप को। जय जिनेंद्र सर। और पहले तो गौरव जी, डॉक्टर गौरव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जानकारी दी एलर्जी के बारे में। सही में आजकल बहुत सी छोटी छोटी मालूम नहीं पड़ता है अपने को कौन सी किससे एलर्जी हो रही है। और एक सवाल था उनसे कि स्टेरॉइड के बारे में उन्होंने तो बोल दिया कि उसका साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन बहुत सुनने में आता है कि स्टेरॉइड एक थोड़ा सा ड्रग से जैसे होता है, उससे साइड इफेक्ट्स होते हैं, ज्यादा देर लंबा देर नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपके इसमें तो होम्योपैथी में तो स्टेरॉइड का ही ज्यादा यूज है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बोलना है। नमस्कार मैडम। नमस्कार। तो आपको ये बताना चाहूंगा, शायद आपने थोड़ा सा उसमें मिस कर दिया पोर्शन सुनने में। इम्यूनोथेरेपी के अंदर तो स्टेरॉइड बिल्कुल यूज नहीं होता। इम्यूनोथेरेपी इज टोटली डिफरेंट। इसमें कोई भी दवाई नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वही एलर्जन जिससे आपको तकलीफ है उसका अर्क, यानी कि उसी का निकाला हुआ थोड़ा सा फ्लूइड, आप समझ सकते हैं आम भाषा में, वही हम शरीर में देते हैं। तो उसके अंदर किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं और किसी प्रकार का कोई स्टेरॉइड नहीं। इम्यूनोथेरेपी इज टोटली डिफरेंट एंड नोवेल टेक्निक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। अब दूसरी स्टेरॉइड की हम बात करेंगे, तो जिन स्टेरॉइड्स की मैं बात कर रहा हूं, दे आर इंट्रानेजल, मतलब कि नाक में डालने वाले। अक्सर कैसा देखा गया है मैडम कि हमारे पास पेशेंट आने के पहले वो 10-12 डॉक्टर्स घूम के आता है, तो 10-12 डॉक्टर्स के अंदर वो जो लोकल डॉक्टर्स रहते हैं या फिर जो जीपीस हम बोलते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स रहते हैं, वो मुंह से खाने वाले स्टेरॉइड्स भी देते हैं ताकि पेशेंट को रिलीफ आ जाए। पर हमारा कैसा है कि वी गिव स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। हम भी चाहते हैं पेशेंट को रिलीफ आए, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ हिज और हर हेल्थ। तो हम इस प्रकार की जो गोलियां हैं स्टेरॉइड वाली, वो बिल्कुल यूज नहीं करते ट्रीटमेंट में। मेरे 10-12 साल के कैरियर में हो सकता है मैंने 2 या 3 पेशेंट को यूज की हो जिसके अंदर की इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, अदरवाइज आई डोंट यूज इट ऑल। इसके अलावा जो मैं इंट्रानेजल स्टेरॉइड्स की बात कर रहा हूं, दे आर कंप्लीटली सेफ। इंट्रानेजल यानी कि नाक में डालने वाले, मुंह से हमें नहीं खाना है। जो नाक में डालने वाले स्टेरॉइड स्प्रेज आते हैं, उसमें अगर हम एक कॉमन स्प्रे की बात करें जिसको फ्लूटिकासोल फ्यूरोइड बोलते हैं, तो उसके एक स्प्रे के अंदर 27.5 माइक्रोग्राम 27.5 माइक्रोग्राम स्टेरॉइड निकलता है। तो हमें एक दिन में 2 स्प्रे इधर डालने हैं, 2 स्प्रे इधर डालने हैं, यानी इधर 2 डाले तो 55, इधर डाले तो 55, यानी 110 माइक्रोग्राम हम यूज कर रहे हैं एक दिन में। 110 माइक्रोग्राम का भी 1/10वां हिस्सा, यानी कि आप मान लीजिए 11 माइक्रोग्राम से ज्यादा वो शरीर में नहीं गया।
तो अगर हमने उसको कंटिन्यूअसली 1000 दिन इस्तेमाल किया तब वो 11 माइक्रोग्राम का 11 मिलीग्राम होगा। 1000 दिन का मतलब है 3 साल। एंड 11 मिलीग्राम इज नथिंग मैडम, कुछ भी नहीं होगा। और जो मुंह से खाने वाली गोलियां आती हैं उसमें जो जीपीएस यूज करते हैं वो कम से कम भी एक दिन में 20 मिलीग्राम का टैबलेट देते हैं, 20 मिलीग्राम। उसकी वजह से ये साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो आई गिव वेरी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एंड यूजुअली इट वर्क्स वंडर्स। क्योंकि मेरे हस्बैंड को ही दिया था उन्हें स्टेरॉइड, जो पैर में सूजन थी और थोड़ी सा यूरिन इफेक्ट था, तो 2 साल लिया था। बाद में इतना प्रॉब्लम हुआ, उनका शरीर सूज गया था। बाद में स्टेरॉइड बंद करने के बाद उनको फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। इसकी वजह से मैंने पूछा आपको। 2 पेशेंट तो मैंने घर के ही थे ऐसे स्टेरॉइड के बारे में हुए। जी पर स्टेरॉइड मैडम कैसा है कि मैं सिर्फ एलर्जी से रिलेटेड बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि उसको हाँ, क्योंकि हमें कई दूसरी बीमारियों में वो यूज करना भी पड़ता है, करना पड़ता है, वही तो पूछना था, बाकी कुछ नहीं। सही, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी। डॉक्टर साहब, राजेश जी पुगलिया का सवाल है, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज द लैब फॉर परफेक्ट रिजल्ट्स? हाउ डू वी रिकॉग्नाइज, इनका मैसेज आया है, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज द लैब फॉर परफेक्ट रिजल्ट्स, हाउ टू चूज द परफेक्ट लैब? हाँ, तो इसका पुगलिया जी मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपने सवाल पूछा। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देयर इज नो लैब इन नागपुर एटलीस्ट फॉर एलर्जी जो कि स्किन प्रिक टेस्टिंग करते हैं, एंड इट शुड नॉट बी डन एट एनी लैब, है ना, क्योंकि हमें स्किन प्रिक टेस्ट जो है एक स्पेसिफिक एलर्जी स्पेशलिस्ट से ही कराना चाहिए। ये टेस्ट को आप ऐसा मत समझिए कि एक टेस्ट है, ये आपका ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है ना। तो अब हम आपको ट्रीटमेंट शुरू करना है तो हम किसी लैब वाले से ट्रीटमेंट नहीं लेते, हमें वो टेस्ट वहीं कराना है जहां से हमें ट्रीटमेंट लेना है। क्योंकि वो टेस्ट होगा, टेस्ट के अंदर अगर कोई भी एलर्जन आएगा तो हमें उसी मरीज के हिसाब से वो एलर्जन को ढूंढना है। अगर हमने उस एलर्जन को उस मरीज के सिम्टम्स और उसकी हिस्ट्री के साथ कोरिलेट नहीं किया और हमने वो टेस्ट को ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, अगर उसमें 5 है 10 पॉजिटिव आए, तो ऐसे मरीजों को कभी भी उसका उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, और हो सकता है वो बिल्कुल भी ना मिले बेनिफिट। तो वी शुड ऑलवेज डू सच टेस्ट ओनली एट अ स्पेशलाइज्ड एलर्जी सेंटर, नॉट एट एनी लैब। जी नेक्स्ट, और भी पूना में है क्या डॉक्टर? पूना में है? हाँ मैडम, बिल्कुल पूना में है, मुंबई में है। यही नहीं सर, पुणे से मनोज गांधी बोल रहे हैं। बोलिए मनोज जी। नाक में छींक आती है और पानी गिरता है, ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है? क्या सर? छींक आके पानी नाक से बहता है। हाँ, तो छींके आती है, पानी बहता है। हाँ, नाक से छींके आती है और पानी बहता है, तो इसका सर मोस्ट कॉमन रीजन जो है वो एलर्जी जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। पर उसको अपने को एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नाक एक ऐसी चीज है कि उसकी जो भी बीमारियां रहती है, चाहे वो नाक की हड्डी टेढ़ी हो, नाक के अंदर मांस बड़ा हो या और भी कुछ हो, तो उसके सिम्टम्स लगभग सेम ही रहते हैं। नाक से पानी बहना, नाक बंद होना। तो इसलिए एक अगर हम स्पेशलाइज्ड चिकित्सक यानी कि ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास अगर जाते हैं तो अपने को काफी हद तक वो इन चीजों में डिफरेंशिएट करके बता सकते हैं। और क्लिनिकली अगर नहीं समझ में आता तो हम नाक की दूरबीन की जांच या फिर एक सीटी स्कैन कर सकते हैं, जिसमें हमें काफी हद तक पता लगता है कि हम किसी दूसरी बीमारी के बारे में तो नहीं सोच रहे, है ना, जिसको हम एलर्जी लेबल कर रहे हैं। तो बाकी सारी चीजें जब रूल आउट हो जाती हैं तब हम इस निष्कर्ष पे आते हैं कि ये एलर्जी है, फिर हम उसका एलर्जी का स्पेसिफिक टेस्ट और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, मैं विठल राजपूत बात कर रहा हूं मुंबई से। हाँ, तो मेरा प्रश्न यह है कि जब हम कभी गर्म चाय पीते, गर्म कुछ स्पाइसी भोजन करते, तो ऐसे लाल लाल रेखाएं कभी आ जाती है हाथ पे, पैर पे या फिर कहीं भी, या फिर लाल ऐसे पैचेस भी आ जाते हैं, तो ये क्या के लक्षण, कौन सी एलर्जी? हाँ, तो इस सवाल का सर ये जवाब ये है कि अगर हम कुछ गर्म खाते हैं या फिर मिर्ची वाला खाते हैं और नाक से पानी आता है, यही सवाल है ना सर? हाँ, तो गर्म खाना खाने और मिर्च वाला कुछ खाने से अगर नाक से पानी आता है तो ये एलर्जी नहीं है, ये बेसिकली इरिटेशन की वजह से होता है। तो एक ट्राइजेमिनल नर्व 5 नंबर की नस एक रहती है शरीर में, जो कि थोड़ा सा कॉमन सप्लाई रहती है पैलेट में भी और नाक में भी। तो अगर वो नस इरिटेट हो इन चीजों की वजह से, खाने की वजह से, तो भी हमें नाक से पानी बहना जैसी तकलीफ हो सकती है, पर वो एलर्जी नहीं है सर, वो इरिटेशन है। मेरा प्रश्न था कि वो ऐसे लाल लाल रेखाएं आ जाती है हाथ पे, कहीं पैर पे रेखाएं आती, लाल लाल कलर की, लाल कलर के रैशेस। हाँ,
हाँ, तो लाल कलर के अगर रैशेज आते हैं सर तो उसको इवेल्युएट करना चाहिए, तो वो सिम्टम्स हो सकते हैं किसी दूसरी चीज के। हेलो सर। हाँ सर, एलर्जी जो है वो कुछ लोगों को ही होता है और कुछ लोगों को नहीं, तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? तो दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें मेडिकल साइड पे देखना पड़ेगा। कैसा है कि एक हमने डिस्कस किया पहले एटोपी। तो एटोपी इज ए कंडीशन व्हिच जेनेटिकली प्रीडिस्पोजेस अ चाइल्ड, है ना। तो मतलब कि उसको थोड़ा सा इम्यूनिटी की जो उसकी जो समझ है, मतलब कि जो उसके मास्क सेल्स हैं उनकी जो मेमोरी है वो ऐसी रहती है कि हाँ हमें इससे लड़ना ही है। तो मतलब उनको पहले से थोड़ी सी एलर्जेनिसिटी ज्यादा रहती है। दूसरा रहता है इसमें वेरी इंपॉर्टेंट इज एनवायरनमेंट। आपका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है। तो अगर हम बहुत ज्यादा सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे कि आजकल लोग बोल रहे हैं कि आफ्टर कोविड ये जो एलर्जीज हैं बढ़ गई हैं, उसका कारण ये है कि हमने बहुत ज्यादा साफ सफाई और बहुत सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में अपने आप को बांध लिया है। तो उसकी वजह से जो अगर हम छोटेपन में वी आर नॉट एक्सपोज्ड टू दीज थिंग्स, तो दे कैन लीड टू एलर्जन। मतलब अगर हम छोटा बच्चा है, जैसे एक कॉमन एग्जांपल है पीनट एलर्जी का। तो पीनट एलर्जी जो है यूएस और यूरोप में काफी कॉमन है ना, पर इंडिया के अंदर जो है ये बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बचपन से ही जो छोटा बच्चा है उसको मूंगफली खिलाई जाती है ना। कोकोनट ऑयल, हमारे यहाँ बचपन से ही बच्चे को तेल मालिश जो है उसमें कोकोनट ऑयल यूज करते हैं। तो अगर हम एक्सपोज्ड हैं इन सब चीजों को तो यूजुअली हमारी बॉडी जो है उनको एक्सेप्ट करना शुरू करती है। लेकिन अगर हम एक्सपोज नहीं है तो इन चीजों की एलर्जी बढ़ जाती है। तो इट इज जेनेटिक, इट इज एनवायरमेंटल ऑल्सो। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एमपी के फिटनेस क्लासेस की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारा इतना अच्छा मार्गदर्शन किया। बहुत सी नई बातें हमने आज जानी। जो भ्रांतियां हमारे मन में थी, काफी भ्रांतियां भी आज हमें जानने को मिली। हम क्या गलत निर्णय ले लेते हैं कभी कभी। छोटी छोटी बीमारियां जो होती है उसको हम लापरवाही करते हैं तो आगे जाकर चल के बड़ी बीमारियां में तब्दील हो जाती है। तो जैसे ही हमें ऐसा कुछ लगे तो हमें तुरंत टेस्ट करवाना बहुत जरूरी होता है और उसका इलाज उसी समय कर लिया जाए तो हम बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज का जो हमारा चर्चा सत्र चला ये भी बहुत ही फलदायी, बहुत सी बातें चर्चा में भी सामने आई। तो ये जो वीडियो हमारा चैनल पे आएगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों के साथ शेयर करें ताकि जो भाई बहन अभी नहीं जुड़ पाए उन्हें भी लाभ मिल सके। ओम अरहम, ओम अरहम।